हेलो दोस्तों, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले जो वीक है वो सबका छुट्टी का वीक रहा था, क्योंकि रक्षाबंधन भी थी और स्वतंत्रता दिवस भी हम मना रहे थे। पर ट्यूसडे था तो क्लास तो मेरे को फिर भी तैयार करनी पड़ी। तो आप सबके लिए आज फिर से हम करंट अफेयर की क्लास है वो मैं लेकर आई हूँ। ये देखो, अपना पहल फाउंडेशन चल रहा है दोस्तों पहल एकेडमी पे, और प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है, चौथा पेपर है, मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, इतने अनलिमिटेड कोर्सेज पहल एकेडमी पे चल रहे हैं। तो आप अगर इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो ऑनलाइन जो ज्वाइन कोर्स चल रहा है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला सवाल क्या है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत राजस्थान में निम्न में से कब की जाएगी? राजस्थान में चल रहा है दोस्तों अभी ग्रामीण ओलंपिक है। उसकी पिछली जो बजट था उसमें ये घोषणा की गई थी कि राजस्थान में खेलों के प्रति एक सकारात्मक माहौल हो। इतनी सारी प्रतिभाएं हैं जो गांव या ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर है, तो उनको आगे ला सके हम। तो उन प्रतिभाओं को खोजने के लिए, उनको आगे लाने के लिए ग्रामीण ओलंपिक करवाएंगे, ये शुरुआत की थी अपने पिछले इस बजट में। ठीक है, इसकी तर्ज पर अब राजस्थान जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो कब होगी ये शुरुआत? 29 अगस्त, 29 सितंबर, 2 अक्टूबर या फिर 26 अक्टूबर। तो आप याद कर लो, इसकी शुरुआत होगी 29 अगस्त। ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको आरएस प्रीलिम्स या फिर जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उनमें ये मिलेगा कि इनकी शुरुआत कब हुई, इनकी अवधारणा क्या है, कौन कौन से खेल है जो इनमें शामिल होंगे, वो सब। तो चलो हम देखते हैं इसको। ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत राज्य में 29 अगस्त को ग्राम पंचायतों में होने वाले मुकाबले के साथ होगी, जो जिला एवं राज्य स्तर पर खेलते हुए 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो सबसे पहले तो आप याद करो 26 अगस्त से क्या कब होगी इसकी? 29 अगस्त से इसकी होगी शुरुआत, और 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है जब तक ये अपनी खेल चलेंगे। इसमें क्या होगा? 3 स्तर होगा। सबसे पहले जो खिलाड़ी होंगे वो ग्राम स्तर पर खेलेंगे, वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन होगा, चयन होगा, पंजीकरण है अभी ग्राम पंचायत स्तर पर उनका हो चुका है। उसके बाद जो खिलाड़ी जीत जाएंगे फिर वो ब्लॉक लेवल पे जाके खेलेंगे, ब्लॉक से फिर वो क्या करेंगे? जिला स्तर पर खेलेंगे, और जिला से जो खिलाड़ी जीत गए हैं वो राज्य स्तर पर खेलेंगे। तो इस हिसाब से हर स्तर पर जो ये ग्रामीण ओलंपिक है उनकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला, राज्य स्तर पर होने वाले यह खेलों का महाकुंभ होगा। संभवतः ऐसा कीर्तिमान करने वाला राजस्थान विश्व में पहला राज्य होगा। ग्रामीण ओलंपिक में 6 खेल। अब आपके सवाल क्या आएगा? सीधा सीधा कि ग्रामीण ओलंपिक में निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? और ये 6 में से आपको 4 खेल दे देंगे, कोई कोई भी गेम है उसका नाम दे देंगे। तो 6 खेल याद रखने हैं हमको। सबसे पहला तो ये याद रखना है, कितने खेल? 6 खेल। शुरुआत 29 अगस्त से, उनका समापन कब होगा? 2 अक्टूबर को। ये जो 3 लेवल है उन पे होगा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और लास्ट में राज्य स्तरीय खेल होंगे अपने। ठीक है, और इनकी शुरुआत हो गई। इनमें कितने खेल? 6 खेल। कौन कौन से ये याद करते हैं। चलो अपन कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और खो खो, ये गेम होंगे इनमें जो आयोजित किए जाएंगे इन 6 खेलों का। इन 6 खेलों की जो भी प्रतिभाएं हैं ग्रामीण स्तर पर उनकी खोज की जाएगी, फिर उनको ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर खिलाया जाएगा। ठीक है, ताकि आगे ओलंपिक में जो हमारा राजस्थान का प्रदर्शन है वो बहुत बेहतरीन हो सके। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? अभी राजस्थान, अब पिछली वीक में घोषणा की है कि राजस्थान राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उनकी घोषणा की है। कौन से? PS मेहरा साहब, मधुकर गुप्ता, राजीव कुमार या हर्ष मेहता? तो इसका राइट आंसर याद कर लो दोस्तों। अभी राजस्थान के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? मधुकर गुप्ता साहब है। ठीक है, पहले थे PS मेहरा, इनकी जगह दी है मधुकर गुप्ता ने। और ये ज़्यादा नहीं है, ये शायद छठे अपने मधुकर गुप्ता है। तो इनकी एक पूरी लिस्ट है कि पहले कौन थे, फिर दूसरे, तीसरे। मैं ये नहीं कह रही सब क्रम से याद करो, पर एक नज़र में आपको पता होना चाहिए कि ये है जो, मैं जैसे मेहरा साहब है या मधुकर गुप्ता है,
कोई और भी है तो वो अपने मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। आरपीएससी में से सवाल कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं। तो अगर ये वो लिस्ट याद होगी, लिस्ट कोई लंबी चौड़ी नहीं है, 6-7 लोग हैं, वो याद कर लेना आप, ठीक है। मधुकर गुप्ता को राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति कब होती है दोस्तों? 5 वर्ष या 65 साल की आयु जो भी पहले हो के लिए की गई है। देखो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उनका कार्यकाल होता है 5 साल का, ठीक है। और अधिकतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? 65 वर्ष की। अगर मान लो, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई 60 साल का व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हो रहा है तो वो 65 साल तक रह सकता है, ठीक है, क्यों? इसका 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो गया। पर अगर किसी ने 62 वर्ष की आयु में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुआ है तो फिर वो 5 साल नहीं होगा, फिर वो 65 साल की आयु होते ही उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। 73वें, ये क्या है? 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 के पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुच्छेद 243 ZA शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। कोई भी बॉडी है, चाहे वो आपकी संवैधानिक हो या फिर गैर संवैधानिक बॉडी हो, अगर किसी का ये देख लो कि अपॉइंटमेंट हो रहा है तो खाली वही याद करना समझदारी का काम नहीं होता कि ये रटते हम रहे कि मधुकर गुप्ता साहब है वो राज्य के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। नहीं, ये याद रखो कि उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनका इतिहास, क्यों, कैसे जो निर्वाचन आयोग है, राज्य का निर्वाचन आयोग है, उसका गठन किस तरीके से किया गया है, उनका उद्देश्य क्या था करने का, कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है, कौन किसके चुनाव है जो राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी जरूरी होती हैं। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। अगर सिर्फ नाम याद कर लोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, पर नाम के साथ साथ उसकी जो हिस्ट्री है वो अगर आप ध्यान में रखोगे तो उससे बहुत सारे सवाल आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत ये बोला कि प्रत्येक जो राज्य है उसका एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। एक होता है अपना राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो करवाता है संसद के या विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं वो संपन्न करवाता है। पर 73वें संविधान संशोधन के तहत भारत में एक त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था हुई थी, जिसके तहत ये बोला था कि ग्राम पंचायत या ये 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी थी। 11वीं अनुसूची में अपनी ग्राम पंचायत उनका प्रावधान किया और 12वीं अनुसूची है उसमें नगरीय जो स्वायत्त शासन है उसका प्रावधान किया गया। तो उनके चुनाव करवाने के लिए ये कहा कि राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग होगा, ठीक है। तो कौन से संविधान संशोधन कहते हैं? 73वें संविधान संशोधन के तहत याद रखना, ठीक है। 73वां 74वां 2 संविधान संशोधन हुए थे। 73वां ग्राम पंचायत से संबंधित और जो 74वां संविधान संशोधन था वो नगरीय स्वशासन से संबंधित था। पर जो राज्य चुनाव आयोग और जो राज्य वित्त आयोग है उसका प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 के में ये बोला कि जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाओं का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्राम पंचायत जो ब्लॉक स्तर पर होती है अपनी पंचायत समिति, और जिला स्तर पर अपना होता है जिला परिषद, उनके चुनाव करवाना, ठीक है। तो वो तो हो गया 243 के तहत। और 243 ZA के तहत शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव करवानी। शहरी स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है? अपनी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनके चुनाव करवाना, ठीक है। तो उनके चुनाव कौन करवाता है? अपना राज्य निर्वाचन आयोग। तो इन शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ओके, राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय नए बनाकर एक सदस्यीय बनाया गया है। एक सदस्यीय चुनाव आयोग होता है अपना। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है, जो भी मधुकर गुप्ता साहब नियुक्त हुए अपने राजस्थान में। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल द्वारा की जाती है, याद रखना, ठीक है। अब जो मधुकर गुप्ता साहब जो राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं उनकी नियुक्ति निम्न में किसके द्वारा की गई है? ये सवाल आ जाए। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के
न्यायाधीश की भांति हटाया जाता है। और इनके हटाने का तरीका कौन सा है? जैसे उच्च न्यायालय की न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, वो सेम प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयुक्त है उनको हटाने के लिए की जाती है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? राजस्थान में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत निम्न में से कब की गई है? पूरे राज्य में दोस्तों एक अभियान चल रहा है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। यानी ग्राम पंचायत स्तर पर हम लोगों में इतनी जागरूकता फैलाए, अगर हमको कुछ ये नज़र आए कि कोई टीबी का नया क्या है मरीज आ रहा है, तो उनको निःशुल्क इलाज के लिए प्रेरित करें, उनमें लोगों में जागरूकता लाए, उनको ये बताएं कि इन कारणों से टीबी हो सकती है या उनके निदान के ये उपाय हैं। तो इन सब के लिए एक अभियान चलाया है राज्य सरकार ने, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। इसकी शुरुआत कब की गई? 26 जनवरी 2022, 30 मार्च 2022, 15 अगस्त 2022, 2 अक्टूबर 2021। तो इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 2022, यानी कल से इसकी शुरुआत हुई है। 15 अगस्त था ना जब से इसकी शुरुआत हुई है। राज्य में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 15 अगस्त 2022 से कब तक चलेगा ये भी याद रखना है हमको, 24 अप्रैल 2023 तक चलेगा। अभियान का लक्ष्य क्या है ये आपके मेंस में आ जाए कि जो राजस्थान सरकार ने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया है उनके निम्न में से क्या उद्देश्य हैं। वैसे भी सबको ये तो जनरल अवेयरनेस के लिए जरूरी है कि इसके उद्देश्य सबको पता होना चाहिए। लोगों में जागरूकता पैदा करो, टीबी रोगियों का शीघ्र उपचार और जो निदान है उसकी तरफ ध्यान दो, टीबी रोगियों और उनके जो भी परिवार है उनको आर्थिक सहायता दो। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है वो इसका नोडल विभाग है, याद रखना। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान है वो इसका नोडल विभाग कौन है? अपना जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है वो इसका नोडल विभाग है। ठीक है, ये तो गई अपनी जो राजस्थान सरकार की चलिए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। अब नेशनल लेवल पे देखें तो चल रहा है राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम। क्षय उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार का। इसके तहत लक्ष्य दोस्तों सिंपल सवाल आ सकता है कि जो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत टीबी मुक्त भारत को करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसका सत्र, उसका वर्ष कौन सा है? तो वो है 2025 तक। भारत ने ये बोला है कि फिलहाल चल रहा है 2022, 2025 तक राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी खत्म कर देंगे। और इसी जो अपना कार्यक्रम है इसी के तहत टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में इस कार्यक्रम की यानी टीबी मुक्त ग्राम पंचायत जो अभियान है उसकी शुरुआत 15 अगस्त 2022 से राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ओके, अगला क्या है? राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए गठित है एक स्टेट एम्पावर्ड कमेटी। ठीक है, स्टेट एम्पावर्ड कमेटी है, उसकी अध्यक्षता निम्न में किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल, माननीय राज्यपाल महोदय, उद्योग मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा मुख्य सचिव। याद रखना राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग एक समिति बनाई गई है। एक तो है अपनी स्टेट एम्पावर्ड कमेटी जिसकी अध्यक्षता करते हैं अपने मुख्य सचिव, और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? उषा मेहता जी। ठीक है, तो राज्य स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। हाल ही में इसकी बैठक हुई 38वीं, इसकी अध्यक्षता श्रीमती उषा शर्मा द्वारा की गई थी। तो ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि हो सकता है स्टेट एम्पावर्ड कमेटी है तो मुख्यमंत्री महोदय वो उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाए, पर नहीं, निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो स्टेट एम्पावर्ड कमेटी है उसकी अध्यक्षता करते हैं मुख्य सचिव। ठीक है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बाल मित्र थाना की शुरुआत की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बाल मित्र थाना पहली बार है जो राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई है, तो वो जिला कौन सा है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? तो जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और जयपुर। तो इसका राइट आंसर है प्रतापगढ़। ठीक है, ये यहाँ गलत दे रखा है, बांसवाड़ा नहीं होगा,
इसका राइट आंसर याद कर लो दोस्तों, बाल मित्र थाना है, इसकी शुरुआत हुई है प्रतापगढ़ से। बच्चों के लिए अनुकूल राजस्थान बनाने की दिशा में प्रतापगढ़ जिले के, प्रतापगढ़ तो जिला हो गया, अब प्रतापगढ़ जिला तो बहुत बड़ा है, उसमें भी कोई अगर स्पेसिफिक जगह देखें तो वो है पीपलखुंट और परसोला जो है उसमें बाल मित्र थाना है, उसकी शुरुआत की गई है। तो ये सवाल आ जाए कि बाल मित्र थाना है उसकी शुरुआत राजस्थान में किस जिले से की गई है, तो हमें याद रखना है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में भी कौन से थाने हैं, तो अगर इतना स्पेसिफिक आ जाए, कई बार क्या है फर्स्ट ग्रेडिंग में ये सवाल आ सकते हैं। तो जो पीपलखुंट है अपनी जो पंचायत है, पंचायत नहीं है वो ब्लॉक है, और एक है अपना परसोला, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। किसने शुरुआत की है, देखो नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता है डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी, जिनका बचपन बचाओ आंदोलन चलता है, उनके द्वारा स्थापित है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और बजाज फाउंडेशन, गायत्री सेवा संस्थान। इनके साझा प्रयासों से जो अपराध में लिप्त जो भी नाबालिग है और जो भी बाल श्रम की बेड़ियों से मुक्त हुए बच्चे हैं, उनके लिए इन बाल मित्र थाना है, उनकी शुरुआत की गई है। अब क्या है, कई बार बच्चे अनजाने में बचपने में ऐसी हरकत कर देते हैं कि उनको सज़ा का प्रावधान तो है, पर उनको अनुकूल माहौल दो ताकि उन्हीं बच्चों को हम देश के जो एक बहुत ही अच्छे नागरिक है भविष्य में वो बना सके। तो इस थाने की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य पुलिस थानों में बच्चों को ऐसा सकारात्मक माहौल देना है जिससे जीवन के नकारात्मक जो भी पहलू है उनको बुला के जीवन में कुछ बेहतरीन करने की उनको प्रेरणा मिल सके। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग कक्ष बनाए जाएंगे और इस तरह भी बच्चों को जहाँ उनके पूरे व्यक्तित्व का विकास करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो ये बालक है उनकी तरह एक मित्रता की तरह काम करेंगे, जब इनका नाम रखा है बाल मित्र थाना। पक्का याद कर लेना दोस्तों, जरूर आएगा एग्जाम में आपके। और शुरुआत हुई है इसकी प्रतापगढ़। ओके, मतदाता, अगला सवाल क्या है, मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के अभियान में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य निम्न में कौन सा है। ये बोला था कि जो अपनी वोटर आईडी होती है ना दोस्तों, उसको आधार से लिंक करना है। तो ये बयान चल रहा है पूरे देश भर में, पर अभी तक जो भी डेटा आया है उसमें ये बोला है कि राजस्थान देश का वो राज्य है, प्रथम राज्य, जिसने अपनी वोटर आईडी है उससे आधार को लिंक करवाने में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान। ठीक है, अभी कल परसों आया था विश्व आदिवासी दिवस। याद करो, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त, 9 जुलाई, 10 सितंबर या 25 अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 9 अगस्त। ये याद कर लो, क्योंकि राज्य सरकार क्या है जो अपना ये विश्व आदिवासी दिवस है ये मनाया जाता है, याद करो पहले तो 9 अगस्त को। और राजस्थान सरकार ने जो मानगढ़ पहाड़ी पे हुआ था, तो मानगढ़ धाम है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके वहाँ उसका लोकार्पण किया था 9 अगस्त को। तो याद रखना विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। अब हाल ही में चर्चा में आई है, न्यूज़पेपर में आप लोग देख रहे होंगे, लेगिया बीमारी, इसका वाहक निम्न में से कौन है। जैसे कोरोना वायरस हो गया है ना, इस तरीके की एक निपा वायरस हो गया, तो इस तरीके की एक बीमारी है जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रही है, लेगिया बीमारी। तो इसका वाहक कौन है, वायरस, बैक्टीरिया, कवक या प्रोटोजोआ। तो ये भी कोरोना की तरह एक वायरस जनित बीमारी है लेगिया बीमारी। लेगिया वायरस एक वो भी जूनेटिक वायरस है। जूनेटिक मतलब जो बीमारी सबसे पहले पशुओं में होती है और वहाँ से अगर मानव जो समुदाय है उनमें संचरित होती है, तो वो बीमारी क्या कहलाती है, आपकी जूनेटिक बीमारी। तो लेगिया वायरस भी है आपकी एक जूनेटिक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। लेगिया जीनस एनिपो जो वायरस है उसका एक ही हिस्सा है। तो कई बार ये भी आ सकता है कि लेगिया है वो कौन से वायरस या कौन से समुदाय का वायरस समुदाय उसका एक हिस्सा है, तो है निपो, याद रखना। ठीक है, जिसमें एक सिंगल स्ट्रेटेड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रेटेड आरएनए जनित बीमारी है। हेनिपो वायरस का एक हिस्सा है, जूनेटिक बीमारी है, यानी जानवरों से अपने मनुष्यों में इसका संचरण होता है और अभी हाल ही में चर्चा में ये रही है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, स्वीट रिवोल्यूशन हम पढ़ते हैं ना, इंद्रधनुष की क्रांति है ना, येलो
ब्लू ना, वाइट, वैसे ये एक स्वीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसका संबंध निम्न में किससे है? तो स्वीट है तो सेब उत्पादन, शहद उत्पादन, गन्ना उत्पादन या चीनी उत्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा शहद उत्पादन। तो स्वीट रिवॉल्यूशन है, इसका संबंध निम्न में किससे है? शहद का उत्पादन करना, यानी मधुमक्खी पालन, इनको बढ़ावा देना, ताकि भारत का जो शहद के क्षेत्र में निर्यात है उसको और ज़्यादा हम बढ़ावा दे सके इसको, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन और उससे संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने शहद उत्पादन को गति देने के क्रम में राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस जो स्वीट रिवॉल्यूशन है उसकी शुरुआत की है। कोविड-19 के दौरान सबने देखा होगा, बहुत सारा शहद पिया होगा, तो एक प्राकृतिक बूस्टर के रूप में, डोज के रूप में काम करता है। तो उसने क्या, चीनी की जगह ले ली धीरे धीरे, विकल्प के रूप में भी शहद का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा। तो इस वजह से कोविड-19 के दौरान शहद एक प्राकृतिक बूस्टर के रूप में सामने आया है, जो चीनी का एक विकल्प भी है। अब सरकार का लक्ष्य शहद का जो वर्तमान में निर्यात हो रहा है ना, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना है। वर्तमान में भारत का प्राकृतिक जो शहद निर्यात करने मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को किया जाता है। अभी जो उसका जो इस निर्यात का 80% से अधिक है। भारत से जितना भी प्राकृतिक अपना जो शहद है उसका निर्यात होता है वो किसको हो रहा है? अभी हो रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका को, और टोटल निर्यात जो कर रहे हैं उसका 80% वहाँ जा रहा है। अब भारत ने ये बोला है, उनका लक्ष्य केंद्र सरकार का ये है कि इस जो अमेरिकी अपना बाजार है, इसके अलावा और भी बाजार है जहां हम निर्यात कर सकें, वो खोजें हम, ठीक है। तो शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की जो आत्मनिर्भर पहल है उसी के एक हिस्से के रूप में सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए 3 वर्ष यानी 2021 से शुरुआत की थी दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत जब भी चला था, और 22-23 की अवधि हेतु 500 करोड़ रुपए के आवंटन की मंजूरी दी है। तो जो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन है उसका अगर आ जाए तो ये 3 वर्षीय अपना मिशन है जो 2021 से 22-23 तक के का इसका कार्यकाल है, ठीक है। इस कार्य तक, इस टाइम तक ये चलेगा 22-23 तक। इसी के एक मिशन के रूप में अपन ने क्या शुरू किया है? स्वीट रिवॉल्यूशन, राज्य सरकारों के साथ मिलके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राकृतिक शहद है उसका उत्पादन कर सके और निर्यात को बढ़ावा दे सके। क्लियर? ओके, यही है। अगला सवाल क्या है? वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया जाता है? अब ये सबको पता है कि वर्ल्ड जो लॉयन डे है वो कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। अभी ये तो आदिवासी दिवस मना के आए हैं। 10 अगस्त, 25 अगस्त, 1 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 10 अगस्त को, क्योंकि ये टाइगर हो गए, शेर हो गए, हाथी हो गए, ये ना इतनी सेंसिटिव होते जा रहे हैं, इनकी संख्या दिनों दिन इतनी ज़्यादा कम होती जा रही है। और वैसे भी कोई भी एग्जाम में देख लो आप, अगर आपने कभी यूपीएससी का पेपर देखा हो, कुछ भी देखा हो, तो उसमें जो ये अपना इकोलॉजी वाला पार्ट है ना, जो पारिस्थितिकी वाला पार्ट है ना, जिसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। आजकल ट्रेंड का है उस तरफ जाना, हर एग्जाम का ट्रेंड उस साइड हो गया है कि वहाँ से सवाल हम पकड़े, ठीक है। तो ये आपका आ सकता है कि ये वर्ल्ड जो लॉयन डे है कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। किस वजह से, कब से बनाया गया? देखो, शेरों के संरक्षण के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रति वर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम विश्व शेर दिवस 2013 में मनाया गया, ये ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2013 में। हमको जनरल अवेयरनेस के लिए हर एक डे, मैं ये नहीं कह रही आज का डे क्या है वो याद करो, पर आज भी एक डे है। राजस्थान सरकार है वो महिला समानता दिवस मना रही है, ठीक है, 16 अगस्त को। पर ये जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो हमको याद रखने होंगे, और ये अगर आज एक बार याद कर लिए तो ये तो लॉन्ग टर्म याद रहने हैं। हर बार आप न्यूज़पेपर में कभी भी कुछ भी देखते हो तो आपके सामने ये आ जाएंगे, ठीक है। भारत देखें, देखो शेर की 2 प्रजाति होती है, एक तो अफ्रीकन और एक होता है एशियाई शेर। भारत में अगर एशियाई शेरों की बात करें तो उसका घर है भारत, ठीक है। और भारत में भी स्पेसिफिक कहाँ पाया जाता है, कभी सवाल आ जाए तो बिल्कुल मत घबराना। जो गिर है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर कहाँ है? गुजरात में। वहाँ अपने ये जो एशियाई शेर है वो पाए जाते हैं।
तो भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं? तो वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में स्थित है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अगला सवाल क्या है? नई सामरिक सशस्त्र न्यूनीकरण संधि, अगर इंग्लिश में इसको देखें तो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म है स्टार्ट। स्टार्ट संधि नाम सुना होगा आपने, स्टार्ट बहुत न्यूज़ में, IR वाला पोर्शन पढ़ोगे आप तो उसमें आएगा ये। तो निम्न में किन देशों के बीच है? तो वो है अपना संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के बीच, रूस और जर्मनी, रूस और यूक्रेन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि USA और रूस के बीच हुई थी स्टार्ट संधि। क्या शीत युद्ध हुआ था? शीत युद्ध तो सबको पता है कि जैसे ही 1942 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ जो अपना, तो उसके बाद पूरे जो वर्ल्ड है उसमें 2 शक्तियाँ थी, शक्ति हैं उनका बंटवारा हो गया था। कौन कौन सी थी? एक तो था सोवियत अपना रूस और एक था संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों की जो विचारधारा को लेकर, अलग अलग विचारधारा को लेकर जो भी युद्ध हुआ था वो कहलाता है अपना कोल्ड वॉर। ठीक है, और वो चला था 1945 से स्टार्ट हुआ था और 1980 तक ये कोल्ड वॉर लगभग, ये टाइमलाइन है इसकी, चला था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है वो पूंजीवादी जो विचारधारा है उसका समर्थन कर रहा था और जो सोवियत रूस है वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। तो इस आधार पर अलग अलग देश हैं उनको वो गुट में शामिल हो रहे थे और पूरे विश्व में ये जो चल रहा था कोल्ड वार। तो इसी कोल्ड वार के दौरान क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हथियार इनके अलग अलग देशों में हथियारों को लेके नए नए आर्म्स हैं वो बनने लगे। तो जब हुई दोनों देशों के बीच स्टार्ट संधि, जिसको कहते हैं न्यू सामरिक सशस्त्र न्यूनीकरण संधि, यानी हम टारगेट लेते हैं, एक संधि करते हैं, आप इतना कम करोगे हथियारों का और निर्माण को और हम इतना कम करेंगे, ये आपकी स्टार्ट संधि। अभी क्यों चर्चा में है ये देखते हैं। शीत युद्ध के बाद संयुक्त जैसे ही शीत युद्ध खत्म हुआ जब हुई थी ये स्टार्ट संधि। ठीक है, तो शीत युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच होने वाली एक हथियार न्यूनीकरण संधि है कि हथियार जो हमारे पास हथियारों के इतने बड़े जखीरे हैं वो हम कम करेंगे। ठीक है, तो यह संधि हुई थी 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी ये संधि। इस लागू होने की ये इसकी डेट है। इसकी अवधि 10 साल यानी 2021 तक थी, जिसे 5 साल और बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया था। तो ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि स्टार्ट क्या है, किन देशों के बीच है, कब से इस संधि को लागू किया गया था, इसको लागू करने का उद्देश्य क्या था और इसकी अवधि कब तक थी। फिलहाल इसकी अवधि कब तक कर दी? 2026 तक। हाल ही में किसे भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं देखते हैं। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस एच.जे. कन्या और जस्टिस रमन्ना। तो इसका राइट आंसर है जस्टिस उदय उमेश ललित। ठीक है, वो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब क्या होता है इनका प्रोसीजर वो देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत नियुक्त किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल तो क्या बनेगा दोस्तों कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं या अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति निम्न में किसके द्वारा की जाती है? तो वो भारत के जो राष्ट्रपति महोदय वो इनकी नियुक्ति करते हैं। और भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? तो इनकी नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 124 के खंड 2 में। ठीक है मुख्य न्यायाधीश के पद के मामले में देश के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश की जाती है और केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्रधानमंत्री को स्थानांतरित की जाती है और प्रधानमंत्री उसी आधार पर राष्ट्रपति महोदय उनको सलाह देता है। जो द्वितीय न्यायाधीश मामला हुआ था अपना कब 1993 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था
कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। तो ये कौन सा मामला था जिसमें ये कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसको ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो ये कौन से नियुक्त किया जाएगा, ये कौन से निर्णय में था? द्वितीय न्यायाधीश मामला आया था 1993 में, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कोलिजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, वो शामिल रहते हैं, ठीक है। एक कोलिजियम सिस्टम होता है, उसके तहत फिर अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जाती है। तो हो गया क्लियर अभी भारत का मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। अगला सवाल, निम्न में से कहाँ डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा? ये याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें जो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, कोई एक्सरसाइज हो, कोई एक्सपो, वो याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल आपका सीधे यहीं से वन लाइनर सवाल आते हैं। तो ये जो डिफेंस एक्सपो हो रहा है 2022 का, इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ? राजस्थान, गुजरात, न्यू दिल्ली या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है गुजरात, ठीक है। जो डिफेंस एक्सपो होगा 2022 वो कहाँ होगा दोस्तों? गुजरात में। डिफेंस एक्सपो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और 2025 तक $5 अरब का निर्यात करने के अनुरूप है। तो ये डिफेंस एक्सपो है, इसके अंतर्गत भारत ने ये बोला है कि रक्षा क्षेत्र में भारत है उसको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, उसी के अनुरूप अपना ये एक प्रदर्शनी होगी एक तरीके की, जो गुजरात में आयोजित की जाएगी। अगला सवाल, 1 सेकेंड, ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? भारत के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है जिसको बोलते हैं SSLV, ठीक है, के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। SSLV एक 3 चरण का प्रक्षेपण यान है, ओके, 3 चरण है। इसकी लंबाई है 34 मीटर और इसका ये बाहर इस लगभग 120 टन का है ये। और तीसरा है अपना SSLV जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में से 500 किलोमीटर की ऊंचाई की समतल कक्षीय तल में 500 किलोग्राम उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है क्या? तो 500 किलोमीटर की ऊंचाई और 500 किलोग्राम के ही जो उपग्रह हैं उनको ले जाने में सक्षम है क्या? ये है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त सही, सभी सही है। तो उपयुक्त सभी लगाना था, उपयुक्त सभी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा कि उपयुक्त सभी सही है। तो ये SSLV है जिसको लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान भी बोलते हैं, PSLV की तरह है। अब भारत इस पर काम कर रहा है। तो भारत के 3 हैं, देखो दोस्तों, भारत जो प्रक्षेपण यान है वो PSLV और GSLV, अभी भारत SSLV पर काम कर रहा है। तो ये अपने प्रक्षेपण यान हैं जो अंतरिक्ष में अपने जो भी उपग्रह हैं उनको लॉन्च करते हैं। इनकी अलग अलग कक्षाएं होती हैं, वो सब हम क्या है मेंस का जो सर है वो आपको बढ़ाएंगे। यहाँ भी SSLV इस वजह से चर्चा में रहा कि इसके माध्यम से जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसको जो है EOS-2 है अपना उसको, और विद्यार्थियों द्वारा निर्मित है एक दोस्तों आज़ादी सेट, उसको लेके लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है, उसने पहली बार उड़ान भरी है। तो PSLV निम्न कथनों पर विचार कीजिए, GSLV निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऐसे ही आपका सवाल आ सकता है। SSLV इसके बारे में आपकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, किसका कितना भार है, कितना ये भार ले जा सकता है, कितने किलोमीटर तक ले जा सकता है, और इसके माध्यम से आज़ादी सेट और EOS-2 है उसको लॉन्च किया था इसरो ने। पर हाँ, ये दुर्भाग्य से जा नहीं सका, वो एक अलग बात है, पर फिर भी हमको SSLV है इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इस पर इसरो बहुत काम कर रहा है। हाल ही में सिंगापुर ने, कौन सी कंट्री दोस्तों? सिंगापुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कौन से स्थल को 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो ये पहला आपका ऑप्शन है पादांग, दूसरा आपका एल्विन ब्रिज, तीसरा आपका गुडविल बांध, चौथा आपका रेफल्स। तो इसका राइट आंसर है
पादांग। ये वो स्थल है, हर देश अपना राष्ट्रीय स्थल घोषित करता है, राष्ट्रीय स्मारक या स्थल घोषित करता है, ठीक है। ये इस वजह से चर्चा में है क्योंकि ये अपने जो फ्रीडम फाइटर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनसे संबंधित है और उन्हीं को समर्पित किया है। तो कौन सा स्थल है? वो पादांग स्थल है, जिसको सिंगापुर की सरकार ने 75वें राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। पादांग से नेताजी सुभाष बोस ने जुलाई 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी। अतः इस स्थल का भारतीय समुदाय था उनके लिए विशेष महत्व उस समय भी था और अभी भी था। उनकी जो भावनाएं हैं उनकी कदर करते हुए सिंगापुर सरकार ने इस स्थल को अपना 75वां राष्ट्रीय स्मारक है वो घोषित किया है। यहाँ पर भारतीय सिपाहियों ने अपना पहला शिविर स्थापित किया था रासबिहारी बोस के निमंत्रण पर। देखो, रासबिहारी बोस थे, इनके निमंत्रण पर किनको? सुभाष बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस जो लीग थी उनका अध्यक्ष पद और इंडियन जो नेशनल आर्मी जिसे आम भाषा में हम आज़ाद हिंद फौज कहते हैं उनकी कमान सौंपी गई थी, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज क्या थी, उन क्या काम किया, उसके माध्यम से हमारे जो राष्ट्रीय जो स्वाधीनता संग्राम है उनमें आज़ाद हिंद फौज का योगदान, ये सब हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में। पर फिलहाल करंट का अपना सवाल क्या है? पादांग कौन सा स्थल है जो सुभाष बोस से संबंधित है, जिसको सिंगापुर की सरकार ने एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये अपने लिए, तो ये याद रखना जरूरी है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अटल पेंशन योजना APY केंद्र सरकार की योजना है। चलो पढ़ते हैं क्या है। अटल पेंशन योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था। बिल्कुल, जो स्वावलंबन योजना थी जब वर्ष 2000 उसके जगह 2015 में शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य सभी भारतीय, जिसमें विशेष रूप से कौन दोस्तों? असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके लिए एक सार्वभौमिक सुरक्षा प्रणाली है उसका विकास करना, ठीक है। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य भी यही था कि सभी, विशेष रूप से सब वैसे तो सभी नागरिक, पर विशेष रूप से कौन से? जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा का विकास करना था, ताकि उनको आगे जो काम करे आगे तो वो उनके काम आ सके। इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के सभी खाताधारक शामिल हो सकते हैं। ये हिंदी होना रह गया, ठीक है। ठीक, इसमें उम्र क्या है याद रखना, उम्र की सीमा क्या है? 18 से 40 वर्ष के जो खाताधारक हैं वो अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों कथन आपके हैं वो बिल्कुल सही है। ओके, अब इसके अंतर्गत कितनी राशि है सब वो देखते हैं। इसके तहत अंशदान के आधार पर अंशदाता को, देखो इसमें 18 से 40 साल का जो खाताधारक है वो शामिल हो सकता है और उसको जब वो 60 साल की आयु पूरी कर लेगा ना तो उसने जितना अंशदान किया है उसके अंशदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 रुपये से लगा के आपके 5000 रुपये तक की न्यूनतम मासिक पेंशन है वो प्राप्त हो सकेगी। यह याद रखना, ये राशि कितनी? 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन आपको प्राप्त हो सकेगी। 18 से 40 वर्ष के खाताधारक है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये कब प्राप्त होगी मासिक पेंशन आपको राशि? जब आप 60 वर्ष की उम्र के हो जाएंगे। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण है, PFRD यही देता है, उसके द्वारा प्रशासित है। अभी हाल ही में क्यों चर्चा में है? क्योंकि वित्त मंत्रालय के अनुसार कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या था या रहा है तो वो क्या है, इस योजना के में शामिल होने के लिए पात्र नहीं है। तो ये भी आपकी कंडीशन आ सकती है कि कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है वो इस योजना में पात्रता रखता है या शामिल हो सकता है। तो ये गलत बात है। कोई भी आयकर दाता चाहे रहा हो चाहे अभी है, अगर इनकम टैक्स भर रहा है तो वो इस योजना का पात्र नहीं है। ओके, अगला सवाल क्या है? जनजातीय गौरव दिवस। अभी तो हमने पढ़ा था 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, वो था विश्व आदिवासी दिवस। हम यहाँ पढ़ रहे हैं जनजातीय गौरव दिवस, जो केंद्र सरकार ने 2021 में घोषित किया था। वो कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 15 नवंबर, 15 अक्टूबर या 15 दिसंबर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 15
नवंबर। बहादुर जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सम्मानित करने हेतु केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की थी और वो मनाया जाता है अपना 15 नवंबर को। ओके। अगला क्या सवाल है, हाल ही में पीएफ अमन जिसे बटरफ्लाई माइन्स या ग्रीन पैरट भी कहा जाता है का उपयोग करने का आरोप निम्न में किस देश पर लगाया गया है। अब आपके सिंपल सा सवाल ये भी आ सकता है, पहले ये इसको हल कर लेते हैं। हाल ही में पीएफ अमन माइन जिसे बटरफ्लाई माइन्स या ग्रीन पैरट भी कहा जाता है का उपयोग करने का आरोप निम्न में किस देश पर लगा है। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या यूक्रेन। तो इसका राइट आंसर है रूस। रूस पर यह आरोप लगाया कि उसने ग्रीन पैरट या बटरफ्लाई माइन्स या PFM1 माइन्स है उसका यूज किया है। तो ये क्या होती है ये देखते हैं। PFM1 माइन्स खिलौने की तरह होती है दोस्तों और बच्चों के लिए हानिकारक होती है क्योंकि खिलौनों की तरह दिखेगी तो बच्चे क्या है उसकी साइड जाएंगे, तो ये बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होती है। ये एंटी पर्सनल एक तरीके की लैंड माइन्स होती है। इन्हें साधारण भाषा में बटरफ्लाई या ग्रीन पैरट कहा जाता है। इसे हेलीकॉप्टर से गिराकर या तोपखाने के माध्यम से इन लाइन्स को बिछाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इस पर एक अभिसमय भी हुआ है जिस पर यह प्रतिबंध भी लगाया गया है कि कोई भी देश ग्रीन पैरट या जो बटरफ्लाई माइन्स है इनका इस्तेमाल नहीं करेगा, परंतु 2 देश यूक्रेन और रूस है वो इनके हस्ताक्षर करता नहीं है। तो रूस पर अभी ये बोला है कि इसने ग्रीन पैरट है या जो बटरफ्लाई माइन्स है इसका इस्तेमाल किया है। आपको याद रखना है ये बहुत अच्छे टर्म्स है। निम्न में से डिसलेक्सिया क्या है। ये एक बीमारी है डिसलेक्सिया। ये क्या है, दृष्टिबाधित या श्रवणबाधित या लर्निंग में कोई प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है यहाँ देखते हैं। देखो लर्निंग डिसेबिलिटी है, लिसनिंग डिसेबिलिटी, दृष्टि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिसलेक्सिया है वो है एक लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई भी शब्द है, कोई भी मात्रा या कोई भी अक्षर है उसको क्या है पढ़ नहीं पाते, उनको पढ़ने में उनको बहुत दिक्कत होती है, उल्टा पढ़ते हैं उस चीज़ को। तो वो जो बीमारी होती है वो होती है अपनी डिसलेक्सिया। देखते हैं क्या है। डिसलेक्सिया सीखने समझने में होने वाली एक तरीके की कठिनाई है जो पढ़ने में दिक्कत, लिखने और वर्तनी की समस्याओं का कारण बनती है क्योंकि बच्चा सही तरीके से सीख नहीं पाता है। यह बुद्धि को प्रभावित नहीं करता, इनका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन बच्चे सीधे अक्षर को उल्टा लिखते हैं, ठीक है, जो एक तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, आईआईटी की कुछ टीम है उसने एक ऐप डेवलप किया है जो टच स्क्रीन आधारित है। इसमें बच्चे अक्षर, मात्रा और शब्दों को पहचान और समझ के उसको अच्छे तरीके से उस ऐप के थ्रू सीख सकेंगे। तो इस वजह से ये चर्चा में रही है डिसलेक्सिया, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। याद रखना ये एक बच्चों में होने वाली लर्निंग डिसेबिलिटी है। ओके। गाजा पट्टी कहाँ स्थित है दोस्तों, हमेशा चर्चा में रहती है गाजा पट्टी। कभी भी कोई भी न्यूज़ आप देखोगे तो गाजा पट्टी पे कभी भी विवाद है वो हमेशा चलता रहता है, गोलाबारी हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। तो ये है कहाँ ये देखते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य, यूक्रेन और रूस, भारत पाकिस्तान, ईरान और इराक। आज की डेट में याद कर लो दोस्तों, जो न्यू कमर है, जो अभी प्रिपरेशन जिन लोगों ने स्टार्ट की है, मे बी जिन्होंने कर रखी है उनको पता होगा, पर गाजा पट्टी एक ऐसा सेंसिटिव क्षेत्र है जो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य है। इन दोनों देश अपना अपना क्या है, अपना हक बताते हैं इस पर, इस वजह से इस पर विवाद हमेशा चलता रहता है। इजराइल फिलिस्तीन के मध्य हाल ही में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक आपातकालीन सत्र आयोजित हुआ, किस पर, इस गाजा पट्टी पर। इसमें भारत ने गाजा में हिंसा कम करने और दोनों देशों के बीच बहुत बार वार्ता हो चुकी है ताकि इस मसले को सही तरीके से समाधान हो सके, पर कोई भी समाधान नहीं निकल रहा। तो भारत ने अभी जो आपातकालीन सत्र हुआ है उसमें फिर से दोहराया है ये बात कि इस पर दोनों देश फिर से चर्चा करें और जो गाजा में जो हिंसा हो रही है उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो ये अपनी गाजा पट्टी मैप देखना, आप कोई भी ऐसी लोकेशन देखना है। ये तो करंट की क्लास है तो मैं आपके लिए ला नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि अगर ऐसी कोई लोकेशन वाले सवाल ला रही हूँ तो आपको मैं मैप के थ्रू समझा सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट से मैं ध्यान रखूँगी, पर आप अपना खुद भी ध्यान रखो। कोई भी अगर आपको लोकेशन याद करनी है, कुछ भी देखना है ऐसी लोकेशन से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, गूगल करोगे,
मैप देखोगे, मैप में देखोगे कि ये इजराइल है, ये फिलिस्तीन है, इन दोनों के बीच क्या है, गाजा पट्टी। वो जो चीज़ होती है मैप के थ्रू देखी हुई, वो आप हमेशा याद रखोगे। ओके, अब अगला आ गया ग्रेट बैरियर रीफ। अब आपको पता होना चाहिए, मैं तो बता दूंगी यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या इंडोनेशिया। तो ये है अपना ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ है, ये एक प्रवाल है जो दुनिया में सबसे बड़ा प्रवाल है, वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। अब आप क्या करना, आप मैप देखना, जैसे क्लास खत्म हो जाए उसके बाद मैप में देखना कि ग्रेट बैरियर रीफ है वो वर्ल्ड के मैप में कहाँ दिख रहा है आपको, तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में कोरल सागर है, वहाँ पर है अपना ये ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये अगर ये पूछ ले ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, तो प्रवाल भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया के तट पर जो कोरल सागर है उसमें स्थित है। अब प्रवाल भित्ति क्या होती है, तो आपको पता है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रवाल भित्ति है। हमेशा दोस्तों तट रेखाओं पर पाई जाती है और एक प्राकृतिक अवरोधक का काम करती है। ये एक रिपोर्ट में अभी चर्चा में क्यों आया, वैसे तो ग्रेट बैरियर रीफ है वो आपके सवाल बिना चर्चा में भी आ सकता है, स्टैटिक सवाल बन सकता है, पर करंट में इस वजह से चर्चा में है कि भी एक रिपोर्ट आई है उसमें ये बोला है कि 36 वर्षों में इस पर सर्वाधिक विस्तार अगर किसी का हुआ है, तो वो अगर रीफ की बात करें तो वो अपना हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ। और इसका वजह भी बताइए कि एक प्रवाल मूंगा है उसकी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आपके लिए डिस्कशन का विषय सिर्फ और इतना है कि ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ स्थित है, तो वो है अपना ऑस्ट्रेलिया में। ओके, अब अगला सवाल क्या है, ब्लू बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड की अवधारणा किसने दी है, ये है कि ब्लू बॉन्ड है उसकी अवधारणा निम्न में किसकी है। तो सवाल आएगा आरबीआई की, सेबी की, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, या सोलर एजेंसी, या वित्त मंत्रालय। तो आप क्या बताओगे, आप बता दोगे कि ब्लू बॉन्ड है वो सेबी ने जारी किए हैं। कंफ्यूजन में मत आ जाना, आप आरबीआई मत सोच लेना, नहीं, सेबी है उसने अब जो ब्लू बॉन्ड है वो अवधारणा प्रस्तुत की है। क्या मतलब क्या है इसका, वो देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है जिसको शॉर्ट में सेबी बोलते हैं, की अवधारणा स्वस्थ महासागर और नीली अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसको जारी किया है। महासागरों के लिए और जो नीली और जो अर्थव्यवस्था है उनके लिए जारी किया है। इसका मतलब क्या है, समुद्री खनन, मत्स्य, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा नीति आदि में ब्लू बॉन्ड का उपयोग करना। तो इन सब के लिए ब्लू बॉन्ड जारी किए हैं। किसने जारी किए, कौन जारी किया है, करेगा, किया नहीं अभी, करेंगे, अवधारणा ही अभी तो वो कौन है, अपना सेबी। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के तहसीन पूनावाला वाद है उनका संबंध, इसका संबंध जो वाद है तहसीन पूनावाला निम्न में किससे संबंधित है। ट्रिपल तलाक से संबंधित वाद था, महिला हिंसा से संबंधित वाद, मॉब लीचिंग से संबंधित वाद, या पुलिस सुधार से संबंधित वाद। आज की डेट में याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल यूपीएससी में, आरपीएससी में, किसी भी एग्जाम में आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क डिसीजंस होते हैं वो हमेशा पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो ये जो तहसीन पूनावाला, यहाँ आप क्या करोगे कि अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो, आपका मेंस का सवाल आ गया कोई भी, तो इससे संबंधित आपको आ गया कि ये सबसे पहले तो ये याद करो, तहसीन पूनावाला वाद किससे संबंधित है, मॉब लीचिंग से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि मॉब लीचिंग है वो एक तरीके की हिंसा है और इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार को क्लियर निर्देश दिए थे। ठीक है, अब केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सेंटर से पूछा है कि पुलिस को मॉब लीचिंग या जो भी सांप्रदायिक हिंसा हो रही है उसे रोकने के लिए जो निर्देश दिए गए थे उनका पालन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है या नहीं। तो सेंटर से ये सवाल पूछा है। ये तहसील पूनावाला केस किससे संबंधित है, मॉब लीचिंग से। अब आते हैं मेंस की, ये तो हो गया प्रीलिम्स का। आपके कोई सवाल आ गया, यहाँ आपको ऐसे लिख रही हो कोई भी ऐसा सवाल जो सांप्रदायिक हिंसा या मॉब लीचिंग से लिख रहे हो, तो आप अगर इसका रेफरेंस दोगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लीचिंग को तहसीन पूनावाला केस के तहत क्या किया था, वाद के तहत इसको एक तरीके की घोर जघन्य अपराध माना था, जो 2018 में आया था।
तो इसके तहत केंद्र सरकार कुछ इसके तहत निर्देश भी जारी किए गए थे और पुलिस को कुछ जो दायित्व है वो इसके तहत निर्धारित किए गए थे। तो ये लिखोगे तो आपके मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा आएंगे। तो हर एक जो एक लैंडमार्क के ऐसे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके नाम याद रखा करो आप, ठीक है। तहसीन पूनावाला 2018 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को भयानक कृत्य बताया था। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा है कि इस आदेश के तहत पुलिस को जो अपना काम सौंपा गया था वो काम कर रही है या नहीं कर रही। ओके, अब आ गया अगला सवाल, एक जिला एक उत्पाद योजना। ये केंद्र सरकार की योजना है। इसका नोडल मंत्रालय पूछा है, निम्न में से कौन सा है? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। आप सोचो एक जिला एक उत्पाद, तो कृषि नहीं, इसका है केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, इसका नोडल विभाग है। ये योजना आई थी केंद्र सरकार की, एक जिला एक उत्पाद योजना। इसका मकसद क्या था कि हर कोई भी स्टेट है, सबसे पहले इस योजना को लागू किसने किया था? पूरी तरीके से यूपी सरकार ने लागू किया था। इसमें यह बोला कि हर जिला है उसकी कोई भी एक स्पेसिफिक ऐसी चीज़ है जो वहाँ उत्पादित होती हैं और जिसको हम एक ब्रांड बना सकते हैं और उसके थ्रू उस चीज़ को हम निर्यात कर सकते हैं। तो उसकी पहचान कौन सा जिला है, कौन सा उसका उत्पाद है, वो निर्धारित करने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना केंद्र सरकार ने, जो उद्योग वाणिज्य मंत्रालय उसने जारी की, लागू किया था। अभी ये चर्चा में फिर से इस वजह से है क्योंकि इसका डिजिटल संस्करण है, उत्पाद की जो सूची है उसका डिजिटल संस्करण अभी केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने जारी किया है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बात ये बता रही हूँ, ये तो है एक जिला एक उत्पाद योजना है। वो राजस्थान में कितने जिले हैं दोस्तों? 33 है। हर जिले का अपना एक उत्पाद है, हर जिले की वो इसकी पहचान है, एक उत्पाद एक जिला एक उत्पाद। अब आप क्या करोगे, क्लास खत्म होते ही वो पूरा आप लेना, गूगल करना उसको, या आपके पास जो भी मैटर है वो देखना और हर जिले का अपना क्या स्पेसिफिक एक उत्पाद है वो याद करना, क्योंकि पेपर में ये सवाल कभी भी आ सकता है कि धौलपुर का ये उत्पाद है, अलवर का ये, भरतपुर का ये, ठीक है। तो आपको वो याद होना चाहिए कि कौन से जिला है उसका कौन सा उत्पाद है। क्लियर? केंद्र सरकार की योजना हमने बात कर ली। इसके तहत प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, उसकी ब्रांडिंग करना और उसका प्रचार करना। इसका उद्देश्य क्या है? ताकि संतुलित क्षेत्रीय विकास है उसको बढ़ावा दिया जा सके। हाल ही में उत्पाद सूची का डिजिटल संस्करण है वो मंत्रालय ने जारी किया है। अगला लास्ट सवाल है अपना, क्या? निम्न में से कालाजार बीमारी है उसका वाहक है। अब ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं तो वो ध्यान में रखना पड़ता है हमको, पर कालाजार बीमारी है उसको इस वजह से ध्यान में रखना है क्योंकि सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि अगले साल तक हम ये जो कालाजार बीमारी है उसको पूरी तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है, अब हम इसका बैकग्राउंड जाना बहुत जरूरी हो गया कि भाई कालाजार बीमारी है कहाँ, क्या। ठीक है, तो कालाजार बीमारी का वाहक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। तो प्रोटोजोआ आज याद कर लो, आज की डेट में आपके मेंस प्री कहीं भी कुछ भी सवाल आ जाए, प्रोटोजोआ जनित 2 बीमारियों के नाम लिखिए, ये सवाल भी आ जाए अगर आपके मेंस में, तो हमको बताना चाहिए एक मलेरिया, दूसरा अपना कालाजार। ठीक है, ज़्यादा याद ना हो, 2 आ जाए तो 2 तो आज की डेट में आप याद करो कि प्रोटोजोआ जनित 2 बीमारियां कौन कौन सी हैं। एक अपना है मलेरिया, दूसरा अपना ये कालाजार। यह दुनिया का दूसरा सबसे घातक प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये एक परजीवी, कौन सा परजीवी याद करो इसको, लिस्मेनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। सरकार ने देश से अगले वर्ष तक कालाजार को समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो ये याद होना अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा दोस्तों मलेरिया के, क्योंकि इतनी सारी बारिश हो रही है तो जहाँ बात कालाजार की चल रही है तो मलेरिया के केसेस भी बहुत आ रहे हैं और अपना क्या डेंगू के केस हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उसके भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखो कि आसपास कोई भी ऐसा बर्तन ना हो या ऐसी कोई जगह ना हो जहाँ आपके घर के आसपास कूलर हो, है ना, बाहर कोई बाल्टी भरी हो तो वो पानी इकट्ठा ना हो, ये ध्यान रखो आप, ताकि डेंगू, मलेरिया मच्छर से होते हैं तो इन जनित जो ये बीमारियाँ इनसे आप बच सको, पूरी तरीके से हेल्दी रह सको और मेरी क्लास कंटिन्यू देख सको। ठीक है, चलो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही।
अगले ट्यूसडे फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नई अपना जो करंट अफेयर है उसके साथ। थैंक यू सो मच।